Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Panama Canal facing restricted passage. This topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view and also useful for GS paper 3 environment paper. तो सबसे पहले पनामा कनाल के बारे में समझते हैं। पनामा कनाल जो वाटर बॉडी है वो कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ। तो इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस इस्थुमस ऑफ पनामा। इस्थुमस क्या होता है? इट इज अ नैरो पार्सल ऑफ लैंड विच सेग्रीगेट्स टू ह्यूज वाटर बॉडीज। इस तरीके के लैंड पार्सल को कहते हैं हम लोग इस्थुमस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पनामा इस्थुमस, इसके ऊपर बनाया गया है पनामा कनाल। और ये दो बड़े जो वाटर बॉडीज हैं, एक तरफ अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन, उनको सेग्रीगेट करता है। पनामा कनाल की अगर लेंथ की बात की जाए, यहाँ पे ऐसे देखिए पनामा कनाल, तो ये लगभग 82 किलोमीटर लॉन्ग है। इसकी अगर हिस्ट्री देखी जाए, कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री कब कैसे बनाया गया, तो यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पे 8 किलोमीटर का जो लैंड है ऑन आइदर साइड वो खरीद लिया और फिर वहां पे उन्होंने पनामा कनाल कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन 1904 में शुरू हुआ। 10 साल में ये कंस्ट्रक्शन पनामा कनाल का कंप्लीट हो गया बन करके। उसके बाद से द पनामा कनाल वाज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूएस, बट फिर 1999 में जाकर के द पनामा कनाल वाज हैंडेड ओवर टू द कंट्री पनामा। पनामा कनाल से सबसे ज़्यादा फायदा वैसे यूएस को ही होता है। आप देखिए यूएस की जो दो बड़ी सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को, इनको आपस में अगर सी रूट के थ्रू कनेक्ट करना है तो पनामा कनाल के कारण ये डिस्टेंस कितना छोटा हो जाता है। तो अबाउट 13,000 किलोमीटर का डिस्टेंस शॉर्टन किया जा सकता है बिकॉज ऑफ पनामा कनाल। अब पनामा कनाल की थोड़ी सी इंजीनियरिंग के बारे में समझते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है। पनामा कनाल को अगर आप देखोगे तो उसमें एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है। ये अटलांटिक साइड का जो वाटर बॉडी है और जो पैसिफिक साइड का वाटर बॉडी है, उसमें लेवल में थोड़ा अंतर है। अटलांटिक साइड वाला जो वाटर बॉडी है थोड़ा लोअर साइड पे है, मतलब एक आप कह सकते हैं ग्रेडियंट जैसा है, स्लोप जैसा है फ्रॉम पैसिफिक टू द अटलांटिक साइड। तो अटलांटिक साइड इज स्लाइटली लोअर एज कंपेयर टू द पैसिफिक साइड। एलिवेशन में डिफरेंस है, इस साइड में थोड़ा सा ऊंचा है पैसिफिक रीजन वाला जो वाटर बॉडी है। ऐसा कुछ देखिए यहाँ से। सो दिस साइड रिप्रेजेंट्स द पैसिफिक ओशन और ये जो है इट इज स्लाइटली हाइयर एज कंपेयर टू द अटलांटिक वाला वाटर बॉडी। अब इस कारण से अगर पैसिफिक से अटलांटिक की तरफ जाना है तब तो ठीक है, बट अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ जाना है देन इट बिकम्स ए ह्यूज चैलेंज। तो इसको डील करने के लिए जो पनामा कनाल बनाया गया है उसमें बहुत ही आप कह सकते हैं यूनिक तरीके की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। और कुछ ऐसा है कि ये सिप आ रहा है, लॉक एंड गेट सिस्टम है। तो ये सिप को पहले इस गेट को ओपन करके इस वाटर बॉडी में आने दिया जाएगा, फिर ये गेट को बंद कर दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे इस वाटर बॉडी का हाइट को एलिवेट किया जाएगा बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा वाटर। तो इससे ये सिप की भी हाइट बढ़ेगी। फिर ये सिप आगे जाएगा, यहाँ पे फिर दूसरा गेट खोला जाएगा, ये सिप इस वाटर बॉडी में आएगी, फिर इस वाटर बॉडी के अंदर थोड़ी सी वाटर का लेवल को बढ़ाया जाएगा ताकि सिप की एलिवेशन बढ़े। तो इस तरीके से करके तीन इस तरह के छोटे छोटे वाटर बॉडीज पैसिफिक साइड में हैं और तीन इस तरह के वाटर बॉडीज अटलांटिक साइड में हैं। तो अटलांटिक साइड का लेवल कम है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सिप को ऐसे धीरे धीरे करके उसकी हाइट को इंक्रीज की जाती है और लगभग 85 फीट अबोव द सी लेवल लेकर के जाया जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस लॉक एंड गेट सिस्टम। तो इस तरीके से 85 फीट की हाइट बढ़ाई जाती है थ्रू द 3 सेग्रीगेटेड वाटर बॉडीज। फिर यहाँ पे जाकर के ये सिप आराम से जाएगा, फिर धीरे धीरे 3 लेवल पे ला करके इस सिप को नीचे उतारा जाएगा और पैसिफिक ओशन में वापस से इसको रिलीज कर दिया जाएगा।
So this is the sophisticated engineering system used in Panama Canal. और इस तरीके से जो एलिवेशन डिफरेंस का प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सकता है। बट ये जो पूरा का पूरा पनामा कनाल है और इसमें ये जो इंजीनियरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है, इसके लिए एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया जिसका नाम है गाटून लेक। दिस गाटून लेक इज एन आर्टिफिशियल लेक क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ दिस कनाल। सो दिस लेक कलेक्टिवली इज नोन एज गाटून लेक विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नॉट ओरिजिनली देयर। अब इसी से रिलेटेड एक करंट न्यूज है कि क्लाइमेट चेंज के कारण, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के कारण इस एरिया में काफ़ी टाइम से अच्छे से रेनफॉल हुई नहीं है और इस कारण से गाटून लेक का जो नेचुरल जो वाटर सप्लाई है वो कम हो रहा है। तो इस कारण से अब ये जो इंजीनियरिंग सिस्टम है उसको ऑपरेट कर पाना कठिन हो रहा है। एंड नाउ द पनामा कनाल सिस्टम इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट द बिगर शिप्स, और अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा भी है तो काफ़ी स्लो पेस में। दैट इज द कंसर्न। As I told you कि climate change के कारण the water level in the Gatun Lake has reduced. This has restricted the number of ships that could now pass across Panama Canal. या दूसरे शब्दों में the rate of movement of ships have come down significantly. And since this Panama Canal route is an important trade route, that is why it is having directly impact over trade, especially between Europe एंड यूएस। वैसे तो यूएस के दो शहरों को भी कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज अगर कुछ सप्लाई करना चाहते हो ऑन द वेस्टर्न states of the US, then they were earlier using the Panama Canal system. Now that is creating a problem क्योंकि Panama Canal system का जो रेट है ऑफ अलाउिंग मूवमेंट ऑफ शिप्स दैट हैज कम डाउन। सो दिस कैन बी cited एज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इश्यूज हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी थ्रेटन हो रहा है, इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, क्रॉप फेलियर हो रहा है पेस्ट रेजिलियंस के कारण, इस तरीके से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें अलग अलग करके एक दिन हमने देखा था कि कैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे बच्चे कम स्कूल जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट फोर्स्ड स्कूल क्लोजर्स। तो एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सब अलग अलग डायमेंशन से जब हम आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा सा इनरिच लगेगा। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके अलग अलग डायमेंशंस में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं वो जब हम लिखेंगे तो दैट विल मेक आवर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए लॉन्च व्हीकल होता क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं रॉकेट है जिसके अंदर इंजन लगा है और फ्यूल भी है, और उसके मदद से वो फिर किसी पेलोड को, पेलोड मतलब सैटेलाइट इस केस में, उसको ले जा करके अर्थ के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिलीज कर देता है, या तो फिर आउटसाइड बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर वो कहीं दूर दूसरे आउटर स्पेस में पहुंचा देता है। इस तरीके से रॉकेट का काम होता है। तो these rockets also known as satellite launch vehicles, they are useful for launching different kinds of satellites, interplanetary satellites या फिर a satellite around earth and orbiting around the earth। इस तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का काम होता है। अब अगर भारत के अंदर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात की जाए आज के डेट में, तो हमारा जो स्पेस एजेंसी है इसरो, दैट इज क्वाइट डेवलप्ड वन, लेकिन आवर बिगिनिंग वाज क्वाइट अ हम्बल वन। हम लोग स्टार्टिंग में काफ़ी बेसिक तरीके से हमने शुरुआत की, और भारत के अंदर जो स्पेस प्रोग्राम है इसके फादर कहे जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो उन्होंने भारत के अंदर ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम लॉन्च करना स्टार्ट किया 1960s में, कि हम लोग खुद के अपने रॉकेट्स बनाएंगे जो स्पेस में सैटेलाइट्स को छोड़ करके आएंगे या छोड़ जाएंगे। तो इसकी शुरुआत की डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1960s में ही स्टार्टेड इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही इस्टेब्लिश किया था एक एजेंसी जिसका नाम था इनकोस्पार।
दिस एजेंसी वाज क्रिएटेड इन 1962 फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। बाद में यही इनकोस्पार का नाम बदल करके 1969 में कर दिया गया। ऑन 15 अगस्त 1969 दिस इनकोस्पार वाज लेटर ऑन रीनेम्ड एज इसरो। तो किस किस तरीके से स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में डेवलपमेंट हुए हमारे देश के अंदर, वो देखते हैं एक एक करके। 1967 में इनकोस्पार ने एक साउंडिंग रॉकेट भेजा था, साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम था RH-75। साउंडिंग रॉकेट होता क्या है, देखिए साउंडिंग रॉकेट में बेसिकली इस तरीके का कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है जो पेलोड्स को बलून की मदद से लगभग कुछ हाई ऑल्टीट्यूड तक लेकर के जाए। ये आउटर स्पेस में नहीं जा पाता इन जनरल। साउंडिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स या साउंडिंग रॉकेट्स आप कह सकते हैं सबसे बेसिक या सबसे फंडामेंटल तरीके का लॉन्च व्हीकल है। इसमें अ काइंड ऑफ लार्ज बलून इज यूज्ड इन ऑर्डर टू टेक द पेलोड्स यानी कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स इनटू अपर एटमॉस्फेयर नियर द स्पेस, आउटर स्पेस का जो आप कह सकते हैं बाउंड्री है। तो अर्थ सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर की हाइट तक को जो डिस्टेंस है, उसके बाद से जो एरिया या रीजन शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं आउटर स्पेस। तो अर्थ से लेकर के 100 किलोमीटर की हाइट पे एक आप ऐसे इमेजिनरी सा लाइन इमेजिन कर लीजिए और उस लाइन को कहा जाता है कर्मन लाइन। इमेजिन कर लीजिए और उसको कहा जाता है कर्मन लाइन। एंड कर्मन लाइन is basically the segregation limit between the outer space and you may say the national space area of respective countries। तो कर्मन लाइन लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पे है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है साउंडिंग रॉकेट्स। तो शुरुआत ऐसे ही हुई। हमने 1967 में इसरो ने एक साउंडिंग रॉकेट भेजा RH-75 नाम से। फिर हमने उससे और बड़े अचीवमेंट्स किए। 1980 में इसरो वाज सक्सेसफुल इन सेंडिंग इंडिजीनस हमारे देश का सैटेलाइट सैटेलाइट का नाम था रोहिणी सैटेलाइट 1 एंड इट वाज सेंट ऑन लॉन्च व्हीकल या रॉकेट जिसका नाम था SLV-3। तो आप सही मायने में पहला जो लॉन्च व्हीकल हमने डेवलप किया दैट वाज SLV-3 दैट वाज successful in sending रोहिणी सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। फिर धीरे धीरे हमने और भी अलग अलग तरीके के लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए। आज के डेट में इंडिया इज अ काइंड ऑफ लीडर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉन्च व्हीकल। और हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, अब उसको दुनिया के कई सारे देश कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं अपने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने के लिए। तो अगर बेसिक से जर्नी देखी जाए, हाइलाइट्स देखी जाए इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले हमने साउंडिंग रॉकेट्स भेजा। साउंडिंग रॉकेट्स के बाद SLV-3, उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1983 में हमने भेजा। वैसे इसका पहला टेस्ट फेल हो गया था, तीसरे टेस्ट में जाकर के ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाज सक्सेसफुल। आज के डेट में जो हमारे सबसे ज़्यादा रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं तो वो है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम बदल करके कर दिया गया है LMV लॉन्च व्हीकल, उसका नाम कर दिया गया है। तो आज के डेट में हमारे जो मेन दो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो हैं PSLV एंड GSLV। अब आज GSLV का ही जो सबसे अपडेटेड वर्जन है उसका नाम है GSLV Mach 3। तो पहले PSLV GSLV के बारे में देख लेते हैं एंड देन वी विल कम टू द करंट न्यूज। अब रिसेंटली इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का फाइनल टेस्टिंग कर लिया, जिसको हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कैसा होता है याद कीजिए, मैंने कराया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट। So what reusable launch vehicle will do, it will take up a payload या satellite into the orbit where it is intended to be put and then again it will return on the earth to be reused for some future launch
तो ये फायदे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, उसका बार बार हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का फॉर लॉन्चिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैटेलाइट्स। तो इससे ओवरऑल सैटेलाइट लॉन्च करने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा। तो भारत ने हाल फिलहाल में, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का भी फाइनल टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया है। दैट इज एन अचीवमेंट। और आज का जो करंट न्यूज है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू अ न्यू काइंड ऑफ लॉन्च व्हीकल जिसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV। इसका भी फाइनल टेस्टिंग आज हो गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि विथ सच अ हम्बल बिगिनिंग ऑफ साउंडिंग रॉकेट्स, then SLV, ASLV, now Indian Space Agency ISRO has developed several kinds of launch vehicle, right from PSLV, GSLV, ये तो मेन स्टे हैं, हमारे मेन लॉन्च व्हीकल्स हैं। उसके अलावा कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न टाइम के SSLV और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी इसरो ने डेवलप कर लिया है। तो PSLV और GSLV के बारे में जल्दी से देखते हैं, देन विल कम टू द करंट न्यूज। PSLV की अगर बात की जाए तो इसमें 4 स्टेज में इंजन्स लगे हैं। देखिए अलग-अलग स्टेजेस के जो इंजन्स होते हैं वो अलग-अलग फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। उनका अलग-अलग पर्पस होता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ थ्रस्ट दें अल्टीमेटली। सॉलिड इंजन जो होता है, सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल करने वाला वो इंजन होगा, और सॉलिड फ्यूल जो है वो मैसिव थ्रस्ट देता है, कम समय में ही ज़्यादा मोमेंटम चेंज करके देता है, बट वो लंबे समय तक चलता नहीं है। वहीं लिक्विड इंजन की बात की जाए तो लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। वो एक बार में बहुत ज़्यादा थ्रस्ट तो नहीं देता है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक वो फ्यूल चलता है। तो इसीलिए PSLV में कैसा किया गया है, 4 इंजन्स लगाए गए हैं, 2 सॉलिड 2 लिक्विड। बिल्कुल पहला स्टेज जो है वो सॉलिड का है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, कि इनिशियल स्टार्टिंग में थ्रस्ट दिया जाए ताकि एक एस्केप वेलोसिटी मिल जाए इस लॉन्च व्हीकल को। एस्केप वेलोसिटी लगभग होती है 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी अगर मिल जाती है किसी भी बॉडी को फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो उसको इतना मोमेंटम जरूर मिल जाता है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करके स्पेस में चला जाए। तो इसीलिए PSLV में जो पहला स्टेज है वो सॉलिड प्रोपल्सन है, इन ऑर्डर टू गिव इनिशियल थ्रस्ट, इन ऑर्डर टू हैव काइंड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। फिर सेकेंड स्टेज में लिक्विड इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर थर्ड स्टेज में अगेन सॉलिड, आगे जाकर के एक थ्रस्ट के लिए, एंड देन अगेन लिक्विड। PSLV को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया 1994 में। PSLV भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का सबसे महत्वपूर्ण लॉन्च व्हीकल है अभी तक। सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो भी इसी का है, लगभग 95% के आसपास। और इसी कारण से, इसके हाई सक्सेस रेशियो के कारण ही PSLV को कहा जाता है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। चंद्रयान से लेकर के, चंद्रयान 1 से लेकर के मार्स ऑर्बिटर मिशन, सब कुछ इसरो के इस PSLV ने ही लॉन्च किया है। लेकिन PSLV का एक लिमिटेशन है कि पेलोड ये कम उठा सकता है, मतलब जिस मास का सैटेलाइट लॉन्च करना है वो मास बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि PSLV का पावर थोड़ा कम है और बहुत ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड में भी नहीं पहुंच सकता है, और एन एवरेज 600 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। अब वहीं अगर बात की जाए तो इससे हायर कैपेसिटी वाला, एज फार एज मास कैरिंग कैपेसिटी इज कंसर्न, वो है हमारा दूसरा लॉन्च व्हीकल GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 2 टन से लेकर के 4 टन तक, यानी कि 4000 किलोग्राम तक का पेलोड को पहुंचा सकता है इन हायर आउटर स्पेस, इवन टिल द जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी GSLV की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने बताया था आपको कि PSLV में 3 स्टेजेस ऑफ इंजन्स हैं, जो आई एम सो सॉरी, PSLV में 4 स्टेजेस ऑफ इंजन है, जो 4 अलग अलग लेवल पे सॉलिड लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। GSLV में 3 स्टेजेस ऑफ इंजन है। बिल्कुल पहला तो सॉलिड चाहिए होता है, जोरदार पहला थ्रस्ट चाहिए होता है ताकि इसके वेलोसिटी आ जाए। फिर दूसरे में लिक्विड है, और तीसरे में GSLV यूजेस क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन इज द वन विच कैन हैंडल फ्यूल विच इज इन जनरल गैस एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, बट उसको इतना लो टेम्परेचर पे ले जाया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे क्रायोजेनिक इंजन में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन एज
फ्यूल की तरह। तो हाइड्रोजन को अगर लिक्विड फॉर्म में ले जाना है तो उसका टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी कम होना चाहिए। और -180 डिग्री सेल्सियस है उससे कम टेम्परेचर पे ले जाकर के हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो लिक्विड हाइड्रोजन इज फ्यूल फॉर क्रायोजेनिक इंजिन्स। तो क्रायोजेनिक इंजन इज द मोस्ट डायनेमिक एंड यू मे से कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ जीएसएलवी। और ये क्रायोजेनिक इंजन में अक्सर फेलियर कभी कभार हो जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन के कारण ही जीएसएलवी के का जो सक्सेस रेशियो है इट इज नॉट एज गुड एज पीएसएलवी, एंड दैट इज व्हाई सिंस द फेलियर रेट्स इज स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू पीएसएलवी, जीएसएलवी को कभी कभार आप इसरो के जो साइंटिस्ट हैं दे कॉल इट बाय निक नेम नॉटी बॉय बिकॉज इट्स फेलियर रेट्स आर स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू पीएसएलवी। वह जहां पीएसएलवी को टाइटल मिला है वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, जीएसएलवी को टाइटल मिला है नॉटी बॉय। अभी जीएसएलवी में जैसा कि मैंने आपको बताया क्रायोजेनिक इंजन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज है, वो लिक्विड फ्यूल को ही यूज कर रहा है, बट वो असल में जो लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में होता है जैसे हाइड्रोजन। उसको उतना लो टेम्परेचर पे ले जाया जाता है तब जाकर के उसको वो फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है -180 डिग्री सेल्सियस पे। इसलिए जो जीएसएलवी का जो पहला वर्जन बनाया गया जीएसएलवी मैक 1, उसमें जो क्रायोजेनिक इंजन मंगाया गया वो रसिया से मंगाया गया। फिर जीएसएलवी मैक 2, मैक 3, ये यहाँ पे जो क्रायोजेनिक इंजन्स लगाए गए वो इंडिया डेवलप्ड इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन्स लगाए गए। तो ये है जीएसएलवी। अब the current development is with respect to a new kind of launch vehicle that our space agency ISRO has developed, जिसका नाम है SSLV, Small Satellite Launch Vehicle। ये SSLV जो है नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में एक डिटरमाइंड ऑर्बिट में स्टैब्लिश करके करेगा। तो स्मॉल पेलोड छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए सक्सेस हेल्पफुल रहेगा SSLV, स्मॉल पेलोड्स इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। अगर SSLV की बात की जाए तो इसमें 3 स्टेज के इंजन्स लगे हैं। तो सॉलिड ही है तीनों स्टेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही सॉलिड फ्यूल लगे हैं और सॉलिड फ्यूल को डील करने वाला इंजन लगा है इन SSLV इन ऑल द 3 स्टेजेस। SSLV की बात की जाए तो ये काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सस्ता भी पड़ता है सैटेलाइट लॉन्च करना एज कंपेयर टू पीएसएलवी या जीएसएलवी। और इसका टर्न अराउंड टाइम भी काफ़ी कम है, यानी कि इसको लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, इसको असेंबल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए क्योंकि इसका डिज़ाइन भी काफ़ी सिंप्लीफाइड है। SSLV का हाल फिलहाल में इसरो ने कर लिया है सक्सेसफुल डेवलपमेंट। अगले पेज पे हम इससे रिलेटेड करंट न्यूज देखेंगे। तो अब फायदा क्या हो सकता है इससे? अब इसरो की जो कॉमर्शियल विंग है NSIL, वो इसरो के लिए कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के आ सकती है अलग अलग देशों से, जो भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के मदद से अपने सैटेलाइट्स को, छोटे छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करवाना चाहते हैं। सो दैट वुड बी ए कॉमर्शियल एडवांटेज ऑफ दिस SSLV, प्लस स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी होगा SSLV का, क्योंकि SSLV की मदद से जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए जाएंगे वो डिफेंस में, बॉर्डर सर्विलेंस में, इंटेलिजेंस पर्पस के लिए, इन सब में काम आ सकता है। तो ये फायदा होगा SSLV का। तो अब आप कह लीजिए कि PSLV GSLV के अलावा एक नया तरीके का लॉन्च व्हीकल भी सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू ऐड टू द डायनेमिसिटी ऑफ आवर स्पेस एजेंसी इसरो। इसी से रिलेटेड ये न्यूज है, द थर्ड एंड द फाइनल डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV हैज बीन टेस्टेड। SSLV का तीसरा फ्लाइट, मतलब इसके पहले 2 SSLV के टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, और SSLV का तीसरा फ्लाइट का नाम है SSLV D3, जिसको हाल फिलहाल में यूज किया गया इन ऑर्डर टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 8 इनटू एन ऑर्बिट। एंड विद दिस द SSLV's डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है उसका कॉमर्शियल विंग न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड माइट गेट कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इसरो, and such commercial missions will help ISRO to generate revenue, और वो रेवेन्यू जो है भारत के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो इसरो की अभी तक की जो भी लॉन्च व्हीकल्स हैं
और उनका क्या-क्या आप क्या आप कह सकते हैं एसेंस था, ये सबको कंबाइन करते हुए मैंने एक बेसिक क्वेश्चन दिया है कि अभी तक के जो इम्पोर्टेंट लॉन्च व्हीकल्स हैं उसके बारे में बताइए और भारत की जो स्पेस एजेंसी की जर्नी है उसका भारत के लिए क्या एडवांटेज है वो भी ज़रा बताएं। तो डिस्कस तो हमने कर ही लिया, जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट था, फिर एसएलवी था जिसका नाम था एक्सल में एसएलवी 3, फिर था एएसएलवी, फिर पीएसएलवी, फिर जीएसएलवी। जीएसएलवी में जीएसएलवी मैक 2 मैक 3 जो है इंडियन क्रायोजेनिक इंजन, वो एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप की। अभी जीएसएलवी का नाम बदल करके कर दिया गया एलवीएम लॉन्च व्हीकल मैक 3। अब हाल फिलहाल में उसके बाद हमने डेवलप कर लिया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक ग्रोथ सबको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एमपॉक्स, अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। पहले इसका नाम था मॉन्की पॉक्स, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है एम पॉक्स। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। एम पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब एनिमल से ह्यूमंस में पास होने वाले डिजीजेस को कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। इट्स अ वायरल डिजीज, मतलब वायरसेस के कारण ये एक इंसान को इन्फेक्ट करता है। देखने में पॉक्स जैसा ही लगता है, स्मॉल पॉक्स जैसा ही लगता है। इट इज बिलीव्ड कि अर्लियर इट इन्फेक्टेड monkeys एंड फ्रॉम monkeys इट हैज बीन नाउ ट्रांसमिटेड टू humans. Animals known to be source of monkeypox virus include monkey, apes and different kinds of rodents जैसे कि rats वगैरह। मेनली वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज पहले से इन्फेक्टेड थे, फिर पिछले साल यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी इसका आउटब्रेक देखा जाने लगा। फिर मॉन्की पॉक्स की अगर बात की जाए तो अब उसका नाम वैसे हो गया है एम पॉक्स। तो उसके सिम्टम्स में फीवर होते हैं, रैसेस होते हैं, रैसेस एंड स्वोलन लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स कैसा रहता है हमारे बॉडी के अंदर, कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जैसा जहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको फील होगा अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। राइट, यहाँ पे आप कह सकते हैं टॉन्सिल के पास या अलग अलग जगहों पे बीन शेप्ड स्ट्रक्चर फील होगा। वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर असल में लिम्फ है और वो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। और मॉन्की पॉक्स में वो लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाते हैं, हेडेक भी हो सकता है, नौसिया जैसी फीलिंग भी आएगी। और मॉन्की पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बीच में अंतर पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मॉन्की पॉक्स के अंदर लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है जबकि स्मॉल पॉक्स में नहीं होती है। अभी हाल फिलहाल में मॉन्की पॉक्स, वैसे 2 महीने पहले भी हमने मॉन्की पॉक्स के बारे में देखा था, हाल फिलहाल में वापस से न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने नाउ एमपॉक्स को डिक्लेयर कर दिया है आज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। क्यों हाल फिलहाल में वापस एमपॉक्स को लेकर कितनी चर्चा हो रही है? क्योंकि एमपॉक्स फैलने का एक नया तरीका सामने आया जो पहले नहीं देखा जा रहा था, एंड दैट इज कि नाउ एमपॉक्स इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट आल्सो। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एमपॉक्स का एक नया तरीके का इन्फेक्शन क्लेड 1b ऑफ एमपॉक्स इज बीइंग फाउंड टू बी स्प्रेड। क्लेड जो है, क्लेड वर्ड इट रिफ्लेक्ट्स एंसेस्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एमपॉक्स जो वायरस है उसके 2 क्लेड हैं बेसिकली, क्लेड 1 एंड क्लेड 2। तो क्लेड 1 वाले जो एमपॉक्स वायरस हैं उनका मतलब कॉमन एंसेस्टर है, क्लेड 2 वाले जो एमपॉक्स वायरस हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, एंड क्लेड 1 और क्लेड 2 के जो एंसेस्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। अब क्लेड 1 वाले जो वायरस हैं, एमपॉक्स वायरस, दे आर डेडलियर, वो ज़्यादा खतरनाक है। और क्लेड 1 का ही एक पर्टिकुलर तरीके का वायरस है क्लेड 1b which is now found to be spreading through sexual contact and which has made mpox a cause of concern for WHO। और इसी कारण से WHO ने mpox को डिक्लेयर कर दिया है एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ये टॉपिक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ लेते हैं, एक बार सुन लीजिए, फिर प्रीलिम्स से पहले तो हम लोग रिवाइज करेंगे ही। तो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड हाल फिलहाल में अनाउंस किया गया फॉर द ईयर 2022। तो बेस्ट फीचर फिल्म है अट्टम फ्रॉम मलयालम। बाकी तो याद रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी फॉर कंटारा, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन एंड मानसी पारेख।
बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या फॉर ऊंचाई, बट मुझे लगता है बेस्ट फिल्म याद रखिए। और एपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखिए बेस्ट एसएमईज फिल्म इमुथी पुथी फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन एसएमईज, बेस्ट एसएमईज फिल्म शून्यता इन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी। तो ये जो बोल्ड में करके दिया है मैंने वही याद रखेंगे हम लोग प्रीलिम्स से पहले। नालंदा स्पिरिट से रिलेटेड फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पीएम कुसुम अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि सिर्फ फार्मर्स नहीं बाकी फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस को भी फंड अवेलेबल है। सर्विलेंस सिस्टम से रिलेटेड पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। वोल्बोसिया मेथड से रिलेटेड अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आज के जो एमसीक्यू हैं वो मैं पीडीएफ में अपलोड करके दे दूंगा, अभी यहाँ पे मैंने दिया नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।